नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। आज अगर मार्केट की चाल अगर देखें तो कच्चा तेल कमजोर होता जा रहा है। फिर से 5,900 के नीचे एमसीएक्स पर आ चुका है। $72.5 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। चांदी 87,000 रुपए तक फिसल कर आ चुकी है। अगर रिकॉर्ड से देखें तो 13,000 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट चांदी में अब तक आ चुकी है। और गोल्ड कल की गिरावट के बाद आज सुस्ती दिखा रहा है 75,750 के आसपास। मेटल्स में रिकवरी की कोशिश है। तो ये कुछ चाल है नॉन एग्री मार्केट का, लेकिन आपको क्या करना है यही आज हम बताएंगे मुनाफे की मंडी में। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। तरुण सत्संगी हैं, एसोसिएट डायरेक्टर है और हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च हैं यूनिवेस से, और साथ ही हमारे साथ हरीश शाही भी हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। सबसे पहले हरीश जी, चांदी क्या लग रहा है आपको? 87,000 तक फिसल कर आ चुकी है। टेक्निकली चांदी और भी वीक आपको चार्ट पर दिख रही है, और भी नीचे के लेवल दिखेंगे क्या? सर, सबसे पहले थैंक यू। और चांदी की अगर अपन बात करते तो नो डाउट चांदी में वीकनेस हमको दिख रही है, और एज कंपेयर टू गोल्ड हमको चांदी ज्यादा वीक लग रही है। बट जिन लेवल्स पर अभी चांदी जैसे आके रुकी है तो थोड़ा बहुत इसमें बाइंग हमको एक्सपेक्ट है। बट माइट भी जो पहले जिन्होंने सेल किया होगा ये उनके लिए एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल रहा होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि चांदी को एक छोटा सा बाउंस आए अराउंड 87,500 के आसपास, तो वहां पर हम सेल करें। और टारगेट हमारे पास 86,800 और 86,300 के हैं। वहीं पे जो स्टॉप लॉस है वो 88,200 का रहेगा। और 86,800 पर हम लोग थोड़ी नजर ज्यादा बनाए रखें, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें फर्दर सेल ऑफ देखने को मिलेगा अगले नेक्स्ट वीक भी। तो ये हमारी चांदी में रहेगा। चांदी आपको थोड़ी और आपको यहां से कमजोर होती दिख रही है, तो अभी आप सेल पोजीशन ही बना के जाए, और जो भी स्टॉप लॉस आपको बताए गए हैं वो भी ध्यान रखिए, क्योंकि किसी भी ओवरसोल्ड जोन में कभी भी रिकवरी भी लौटती है, तो ये ध्यान रखिएगा। हरीश जी, गोल्ड पर बताइए। गोल्ड तो दायरे में, आज सीमित दायरे में, गोल्ड में क्या लग रहा है आपको? सर, गोल्ड में एक्चुअल में जो सेल ऑफ होना था वो तो हो चुका है। बट अभी इसमें भी हम लोग करंट लेवल पर तो सजेस्ट करेंगे ट्रेडर्स को कि वेट किया जाए, और एक हल्का सा करेक्शन आना चाहिए, यानी कि एक थोड़ी सी बाइंग देख सकते हैं अग्रेसिवली 200-300 पॉइंट की। तो वहां पर हम लोग सेल सजेस्ट करेंगे कि अराउंड 76,000 पर हम लोग गोल्ड को सेल करें, और टारगेट 75,200 और 74,850 तक के रहे। वहीं जो स्टॉप लॉस इसका रहेगा वो 76,500 का रहेगा। और इसमें 74,850 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है गोल्ड में भी। तो अगर जब तक ये मेंटेन्ड है तो थोड़ा सा टग ऑफ वॉर जरूर रहेगा बायर एंड सेलर के बीच में। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमको सेलिंग देखने को मिलेगी। और वहीं पर कॉमेक्स में भी अगर बात करें तो 2580 और 85-88 के जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अगर ये ब्रेक होता है, अगर आर्ली बेसिस पर हमें क्लोजिंग इसके नीचे देखने को मिलती है, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि अगले 2-3 वीक हमको माइट भी गोल्ड सिल्वर में दोनों में सेलिंग देखने को मिले। आप बताइए तरुण जी, आपको क्या लग रहा है? चांदी क्या और कमजोर यहां से आपको दिख रही है, और गोल्ड इस गिरावट के बाद खरीदना चाहिए क्या? हाय, गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। गुड मॉर्निंग थैंक्स सर। फॉर ऑन शो। सी, जिस तरीके से अभी फेड का मीटिंग का आउटकम आया, जो कि काफी हॉक था, जिसकी वजह से हमने देखा कि काफी अच्छा करेक्शन आया है। सी, ये क्लियर है कि अभी नेक्स्ट ईयर 2 बार रेट कट होंगे, जबकि सितंबर में एक्सपेक्टेशन था 4 बार होंगे। साइमल्टेनियसली इन्फ्लेशन जो यूएस के अंदर है वो 2027 से पहले कंट्रोल में नहीं आएगी। वो फेड का जो लॉन्ग टर्म टारगेट रहता है 2%, उसको रीच नहीं करेगी। जीडीपी फोरकास्ट भी हायर किया है। तो अल्टीमेटली सिनारियो ये है, रिस्की एसेट क्लास नहीं चलेंगे। गोल्ड जिसको रेट कट से बेनिफिट मिल रहा था, अभी स्लोअर जो पेस हुआ है उसके चलते हमारे को ऐसा लगता है कि अभी सेल ऑन राइज रहेगा फॉर सम टाइम नाउ। प्रॉब्ली जनवरी में भी स्पिल ओवर हो सकता है करेक्शन। तो जब भी रैली मिलती है तो सेल करके जाना चाहिए बुलियन के अंदर। मुझे ऐसा लगता है डॉलर अभी फर्दर तेज होगा एंड इट विल हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन बुलियन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कच्चे तेल को लेकर। कच्चा तेल आज काफ़ी कमज़ोर फिर से दिख रहा है। $72.5 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव है। 5,900 के नीचे एमसीएक्स पर क्रूड ट्रेड कर रहा है। हरीश जी, ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या आपके पास, और क्या लग रहा है कच्चे तेल की चाल किस तरह आगे दिख रही है आपको?
सर ऑप्शंस में कोई व्यू नहीं है मेरा, बट मैं ओवरऑल अगर अपन इसके प्राइस एक्शन की बात करें तो लास्ट सेशन जो हमने किया था 18 आवर के साथ, उसमें भी हमने क्रूड ऑयल को वीक बताया था, अराउंड 6000 के लेवल पर सेल कराया था, तो वो भी टारगेट्स हो गए। अभी प्रेजेंटली अगर अपन देखें तो इसमें एक लेवल है 5850 का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इसके नीचे तो इसमें फर्दर वीकनेस मिलेगी। और फॉर द टाइम बीइंग हम लोग इसमें सजेस्ट करेंगे कि हम लोग 5930 के अराउंड एक बार एक हल्का सा बाउंस देखने को मिले, और वहां पर हम लोग सेल करें, क्योंकि वो सेफर साइड हो जाएगा। टारगेट हमारे पास 5840 के रहेंगे और 5780 के, और वहीं पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 6000 का रहेगा, तो सेल ऑफ देखने को मिलेगा हमें क्रूड ऑयल में। ओके, तो क्रूड पर आपका ये व्यू है। तरुण जी, आपकी राय क्या लग रहा है? कच्चे तेल पर आपकी राय क्या है? आई गेस हम देखें अक्टूबर ऑनवर्ड्स प्राइसेस काफी साइडवेज हो गए मार्केट में, नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज के बीच में जो टग ऑफ वॉर है उसकी वजह से साइडवेज रेंज बना हुआ है। अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं तो 5700 से 6100 का रेंज है, जिसके बीच में प्राइस एक्टिविटी होवर हो रही है। कल प्राइस 6000 के ऊपर नहीं चल पाया और हमने करेक्शन आते हुए देखा। प्रॉब्ली हो सकता है कि कपल ऑफ डेज के अंदर वंस अगेन 5700 के आसपास प्राइस देखने को मिले। एक तरफ डिमांड आउटलुक वीक है, साइमल्टेनियसली रशिया के ऊपर अगर सैंक्शन लगता है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर यूएस, तो अल्टीमेटली इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल सप्लाई, जिसकी वजह से प्राइस क्रिस क्रॉस कर रहे हैं इन अ साइडवेज रेंज। मेटल्स की तरफ चलते हैं। मेटल्स में आज रिकवरी दिख रही है। जिंक ½ % से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है, 280 रुपए 25 पैसे पे फिलहाल है। एल्युमिनियम 242 के ऊपर। कॉपर की चाल देखिए 800 के नीचे अभी भी है, लेकिन हल्की तेजी दिख रही है। लेड दायरे में है 176 पे। हरीश जी, क्या पसंद है आपको बेस मेटल्स में आज? में ओवरऑल अगर बात करें तो डेफिनेटली जितना भी सेल ऑफ हुआ था ये सब में तीनों में ही, अगर जिंक, लेड, एल्युमिनियम की बात करें, सब में ही प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और वो एक्सपेक्टेड भी थी कि इन लेवल्स पे, क्योंकि ये जो प्रॉफिट बुकिंग है नॉर्मली नहीं है, अपने अपने सपोर्ट लेवल से है। तो इन सब में जो मुझे सेफ लग रहा है वो कॉपर ज्यादा सेफ लग रहा है सेल के लिए, बट कॉपर में भी करंट लेवल्स पे मैं अवॉइड ही करूंगा सेल करना, बिकॉज ओवरसोल्ड जोन है ये, और एक प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी एक्सपेक्टेड रहेगी। तो जो सेफर साइड जो लेवल रहेगा कॉपर में, वो 803 804 के आसपास रहेगा, और वहां पर जो टारगेट हमारे पास बनेंगे 792 और 786 के बनेंगे, और स्टॉप लॉस इसमें 813 का रहेगा। 786 और 785 अगर लेवल माइट भी अपन को आज नहीं देखने को मिले और नेक्स्ट वीक देखने को मिले, वहां से मुझे लगता है कि लॉन्ग बिल्डअप्स होंगे, और वहां पर मार्केट में जो है बाइंग एक पोजिशनल बाइंग बन सकती है। तो फिलहाल फॉर द टाइमिंग हम लोग सेल करके चले कॉपर। ओके, तो सेल करने की सलाह हरीश जी की। यहाँ पर 792 786 का टारगेट है नीचे की तरफ कॉपर में। बेस मेटल्स पर आपकी राय तरुण जी क्या है? आई थिंक ओवरऑल जो अंडरटोन है वो नेगेटिव है, लेकिन इट हैज करेक्टेड अ लॉट इन लास्ट 10 डेज। मैं एक्चुअली एक शार्प पुल बैक आने का वेट करूंगा रादर देन गोइंग फॉर सेलिंग एंड नाउ। एंड मुझे ऐसा लगता है अगर कॉपर 810 या 815 के लेवल मिलते हैं तो दैट वॉन्ट बी सस्टेन्ड, एंड वहां पर अगर मिलता है तो सेलिंग किया जा सकता है, और ग्रेजुअली हम इसको 785 के आसपास आते हुए देखेंगे। बट वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग कॉपर का 785 से 770 के बीच में काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। यहाँ से रिपीटेटिवली हमने पोजिशनली बाइंग आते हुए देखा है। एज वी आर नियरिंग टू इट, तो आई थिंक स्पाइक पर राइस पे सेल करें रादर देन नाउ, एंड नीचे के लेवल जब ये आते हैं तो आई थिंक अपना जो शॉर्ट पोजीशन है उनको क्लोज कर देना चाहिए। चलिए नेचुरल गैस को देखते हैं। नेचुरल गैस अब तेजी के ट्रेंड में दिख रहा है, 283 रुपए 50 पैसे पे पहुंच चुका है। 2.25% की तेजी आज भी है। हरीश जी, अच्छी तेजी दिख रही है, क्या ये तेजी और भी कंटिन्यू होगी? 300 के लेवल के ऊपर भी जा सकता है क्या एनजी? सर अगर अपन करंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो करंट कॉन्ट्रैक्ट तो 309 ही चल रहा है, बट करंट कॉन्ट्रैक्ट में मेरा व्यू है फिलहाल, तो इसमें एक हल्का सा ओवरऑल बाइंग हो चुकी है और अपने जो रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुके हैं, बट माइट भी वही ब्रेकआउट जो है लेवल्स है अराउंड 302 के आसपास, 303 के आसपास, अगर अपन को दोबारा मार्केट रिटेस्ट करता है इन लेवल्स को, तो उसमें हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, और टारगेट्स इसमें रहेंगे हमारे पास अराउंड 350 और 322, और स्टॉप लॉस रहेगा 290 का। ये जो टारगेट दे रहे हैं सर, जनवरी के लिए दे रहे हैं या दिसंबर के लिए? क्योंकि सर दिसंबर का दिसंबर के लिए। जी, दिसंबर। ओके, तो आपको लग रहा है कि ये एक्सपायरी से पहले ही ये इस लेवल को के पास चला जाएगा एनजी? सर मुझे लग रहा है कि आज हमें जो है हमारी एंट्री हो जाएगी इवनिंग सेशन तक, तो वहां पर हम लोग बाइंग कर सकते हैं इसमें। चलिए, तो ये सलाह है करंट मंथ का। और मैं जिस
के भाव की बात कर रहा था, वो 28 जनवरी की एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गोल्ड इंपोर्ट को लेकर। हमारे साथ नितिन केडिया हैं, सेक्रेटरी हैं AIJGF के। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला। सर, गोल्ड के रिकॉर्ड इंपोर्ट जो नंबर आए थे नवंबर के महीने की, उसकी जांच हो रही है, रीकैलकुलेशन की बातचीत हो रही है, क्योंकि सरकार और इंडस्ट्री के जो नंबर थे इंपोर्ट के नंबर, उसमें फर्क था। वो 40 टन का वहां पर अंतर था। आप लोगों के पास क्या रिपोर्ट है सर इसको लेकर, और साथ ही दिसंबर को लेकर क्या अनुमान है? क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के सोर्सेस कह रहे हैं कि दिसंबर में इंपोर्ट काफी कम रहने की संभावना है, क्योंकि अभी हाजिर की डिमांड काफी कम है। नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। अक्टूबर में अगर आपको याद हो तो फेस्टिवल डिमांड के लिए हमने एक आपके चैनल पे एक आंकड़ा दिया था कि अक्टूबर नवंबर में जो फेस्टिवल का एडिशनल डिमांड है वो लगभग 144 टन के आसपास रह सकता है। तो अगर आप जो रिकैलकुलेशन एरर है 40 से 50 टन का, जो कस्टोडियन और आपके जो नॉर्मल इंपोर्ट्स है, बैंक के जो इंपोर्ट्स हैं, वो दोनों ही ऐड हो गए हैं इसमें, तो इसकी वजह से ये एरर आया है। पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट इन लाइन डिमांड रहा है, क्योंकि 48 लाख शादियों के ऊपर जो हमने कैलकुलेशन किया था तो बिल्कुल डिमांड 144 टन के आसपास ही आई है। और अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो दिसंबर फर्स्ट वीक तक जो है वो कुछ क्रिसमस एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स जो है वो जाते हैं, तो वो यूएस वगैरह में या यूरोपियन कंट्रीज में, तो दिसंबर के फर्स्ट वीक के आंकड़े अच्छे आ सकते हैं। पर मुझे लगता है कि जो लास्ट वीक रहेगा वो काफी लैगर्ड रहेगा। और इस दिसंबर मंथ की बात करें तो लगभग हम 70 से 80 टन की डिमांड आते हुए देख सकते हैं। विश्वमोहन जी, इंपोर्ट की बात हुई सर, एक और बात एसोसिएशन की बात हो रही है, जिसमें सेबी की तरफ से कहा गया है कि वही लोग मार्केट पर अपना व्यू दे, प्राइस आउटलुक दे, जिनके पास वो सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर हो या RA सर्टिफिकेट वगैरह हो। तो क्या एसोसिएशन को के ऊपर इस तरह की पाबंदी आई है क्या? देखिए ये एक थिन लाइन का मामला है, क्योंकि हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम लोग एक हाजिर बाजार की बात करते हैं कि हाजिर बाजार के अंदर हमारे ज्वेलर्स भाइयों को क्या करना चाहिए, और हम लोग कहीं भी फ्यूचर्स की बात जो है वो कोई भी एसोसिएशन का जो पदाधिकारी है वो कभी भी किसी भी मीडिया चैनल में नहीं करता है। बट आई थिंक कि कुछ डिटेल्स जो है वो मेरे हाथ में आई है, और मैंने सेबी का एक RA एक्ट है उसको भी काफी डीपली स्टडी किया है। तो मुझे लगता है कि हमें किसी भी एसोसिएशन के जो भी ऑफिस बियरर्स है उनको टीवी के ऊपर, जब तक हम रिसर्च एनालिस्ट एडवाइजरी हमने क्लियर नहीं की हुई है, किसी भी मीडिया चैनल पे गोल्ड और सिल्वर का व्यू देने से बचना चाहिए। एसोसिएशन और ज्वेलर्स का काम यहाँ पर प्राइस आउटलुक बताना नहीं है, वो एनालिस्ट का काम है, तो वो उनके लिए रहने देना चाहिए। शुक्रिया नितिन जी, और आगे भी आपसे इस तरह की चर्चाएं होती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कमोडिटी मार्केट की बातचीत कर रहे थे, प्राइस आउटलुक के लिहाज से NG पर बात हो गई थी हरीश जी से। नेचुरल गैस को लेकर आपका आउटलुक क्या है? उससे पहले अभी प्रणव अदानी बोल रहे हैं बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में, क्या कह रहे हैं आइए सुन लेते हैं पहले वो। ओके, तो ये थे प्रणव अदानी, जो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 एक गेटवे टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो यानी बिहार में इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे इंडस्ट्री को वहां पर लाया जाए, इसको लेकर एक अहम समिट है जहां पर बिहार में बिजनेस को बढ़ावा देने की बातचीत हो रही है। और जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट प्रणव अदानी बोल रहे हैं, अदानी ग्रुप के। चलिए सीधे वही चलते हैं। This will generate approximately 4,000 local jobs in this technology segment. 5 months ago, at the end of July, we also entered another exciting space in Bihar, where the Honorable CM personally came and laid the foundation of our first greenfield cement plant since our acquisition of ACC and Ambuja Cements 2 years ago. The new project is in Varsaliganj. It is a cement grinding unit, and we have more coming on the way. We intend to invest 2,500 crore rupees in Bihar to set up the cement manufacturing capacity of 10 million metric tons per annum in multiple phases. And this has the potential to create about 9,000 direct and indirect jobs for the people of Bihar. Honorable Minister of Energy, we are also exploring investments in avenues in Bihar's energy sector. Our plan
is to invest around 20,000 crore rupees to set up an ultra supercritical thermal power plant. We expect such a massive project to open up at least 12,000 job vacancies in the pre-commissioning phase and also lead to around 1,500 skilled jobs during the operational stage. Honorable Chief Minister's relentless focus on improving the business landscape in Bihar and the incredible support always available by him and his highly efficient and motivated officers are paving the way for an investment boom for Bihar in the years ahead. On behalf of the Adani Group, let me thank you, all the honorable ministers, honorable CM, Deputy CM, Energy Minister, as well as the Industry Minister for their constant support, guidance and encouragement, and also for the opportunity to do more in Bihar, with Bihar and for Bihar. Thank you. Jai Hind. अदानी ग्रुप से और कह रहे थे बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में कि कंपनी की बिहार में सीमेंट प्लांट में क्षमता विस्तार की योजना है, साथ ही एनर्जी सेक्टर में भी बड़े लेवल पे निवेश की तैयारी उनकी है और साथ ही थर्मल पावर प्लांट लगाने की भी कंपनी की आने वाले समय में योजना है, जिससे बिहार में बड़े लेवल पे रोजगार के मौके पैदा होंगे। तो एक बड़ा मौका है बिहार के लिए, जहां पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रही है। तो इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज वहां पे मौजूद है और खुद बिहार के सीएम के साथ बड़े अधिकारी भी वहां पे हैं। चलिए वापस लौटते हैं कमोडिटी मार्केट की ओर, देखते हैं कि कमोडिटी मार्केट का क्या हालचाल चल रहा है। हम नेचुरल गैस की बातचीत शुरू कर चुके थे, उससे पहले हरीश जी की कॉल आ चुकी है। तरुण जी, आप बताइए क्या लग रहा है आपको एनजी में यहाँ से किस तरह की चाल दिख रही है? 307 के लेवल पे है करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट 282 रुपए के ऊपर है। आगे की चाल आपको कैसी दिख रही है एनजी की? प्रीमियम बढ़ा है, जिस तरीके से यूरोप ने बोला है कि वो रशिया से जरूरी नहीं है कि इंपोर्ट करें, दे माइट गो टू यूएस। इतना आसान नहीं है, ओवरनाइट चेंज नहीं होता अल्टीमेटली इंपोर्ट पैटर्न। सो अल्टीमेटली ये प्राइस में प्रीमियम ऐड किया है। साइमल्टेनियसली दिस वीकेंड यूएस के अंदर जो विंटर है थोड़ी सी कूलर देन नॉर्मल रहेगी, जिसने भी प्राइस को पुश अप किया। 302 का काफी अच्छा रेजिस्टेंस था, प्राइसेस ने ब्रेक किया है। बट वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग नेक्स्ट वीक का जो वेदर रहेगा वो वार्म रहेगा। जनवरी में भी जो फोरकास्ट फिर से रिवाइज हुई है वो वार्मर वेदर की हुई है। अगर वार्मर वेदर रहता है तो सर्टेनली डिमांड में हम देखेंगे कमी आते हुए। अगर आती है तो हायर रेंजेस पे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अब आपको सुनवाते हैं संजीव चोपड़ा साहब को, जो फूड सेक्रेटरी है। उन्होंने चीनी एक्सपोर्ट को लेकर क्या कहा है, आइए पहले वो सुनवाते हैं। 10 लाख टन हमारे पास अभी स्टॉक है और वो और प्रायोरिटी जो हमारी रहती है कि पहले एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है शुगर की, उसको सेटिस्फाई करने के बाद अगर कोई हमारा सरप्लस हो तब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं। तो अभी जो 10 लाख टन है वो डिपेंड करेगा कि हमारा एथनॉल ब्लेंडिंग टारगेट का क्या पोजीशन है। अगर वो मीट हम कर पाते हैं विदाउट द शुगर स्टॉक, then we can look at exports. But in case sugar stocks are required for the purpose of ethanol blending program, then that will be the first priority. ओके, तो सरकार एथनॉल पर पहले ध्यान देगी और सरप्लस अगर रहा तो उसके बाद इस पर फैसला होगा। अभी इस पर कोई खास अपडेट नहीं है, लेकिन इस्मा के वाइस प्रेसिडेंट से भी हमारे सहयोगी समीर ने खास बातचीत की थी, गौतम गोयल जी से। उन्होंने क्या कहा है, उत्पादन को लेकर इस्मा का नया अनुमान क्या है, वो भी सुन लेते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी ही इन अ वे सपोर्ट्स योर वॉइस। उनकी तरफ से ये था कि आपकी जो मांग है वो काफ़ी हद तक जायज़ा और उस पर विचार करेंगे। फूड सेक्रेटरी का ये कहना है कि प्रायोरिटी सरकार की है कि पहले तो डोमेस्टिक कंजम्पशन, उसके बाद एथनॉल ब्लेंडिंग टारगेट, एथनॉल की अवेलेबिलिटी, और उसके बाद में कहीं पर कुछ बचता है तो वो आपके लिए देखेंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस शुगर सीज़न में शुगर एक्सपोर्ट के जो आपकी बात है वो कितना उसमें दम नजर आएगा? देखिए, जो आपने प्रायोरिटी की बात की है, जो सेक्रेटरी साहब ने बोला, गडकरी साहब ने बोला, हम सबकी प्रायोरिटी कॉमन है। इस्मा और इंडस्ट्री ने भी ये बिल्कुल बोल रखा है कि हमारी प्रायोरिटी, इस्मा की प्रायोरिटी भी हमने जो सरकार के साथ रिक्वेस्ट करके बात करी थी, इस डोमेस्टिक कंजम्पशन शुगर, फिर डोमेस्टिक एथेनॉल। डोमेस्टिक एथेनॉल हम लोगों का मानना है, हम लोग इंडस्ट्री में हैं, एक स्टेबल प्रोग्राम, स्टेबल पॉलिसी से ही इंडस्ट्री काम चलती है और सबने करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। सो डोमेस्टिक, ये थे इस्मा के वाइस प्रेसिडेंट जो कह रहे थे इस्मा का जो नया चीनी उत्पादन का अनुमान है वो है 325 लाख टन का।
शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। हरीश जी, तरुण जी, आप लोगों ने वक्त निकाला। सॉरी तरुण जी, आपसे एग्री मार्केट पर बातचीत नहीं ज़्यादा हो पाई, अगले एपिसोड में ज़रूर बात करेंगे। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, ब्रेक के बाद।